बारिश के दौरान आपात स्थिति न बने इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को एसडीएम ने आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में नगरपालिका, बिजली कंपनी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, परंतु स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया। एसडीएम के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा फोन लगाने के बाद अंतिम समय में सिविल अस्पताल से डॉक्टर लोकेंद्र सिंह पहुंचे। एसडीएम ने उन्हें दवाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। मंगलवार को एसडीएम ऑफिस के हाल में जन सुनवाई के बाद आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। एसडीएम ने बताया, नगर में 2 बड़े नाले हैं जिनका बैकवाटर आने से क्षेत्र में पानी भर जाता है। कितने घर प्रभावित होंगे, कितने लोगों को विस्थापित करना होगा, इसके आकलन के लिए जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर संभावित क्षेत्र का आकलन कर लें। बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर रेस्क्यू की आवश्यकता ही न हो, इसके लिए मकान खाली करवा ले। राहत कैंप में लोगों के ठहरने, बिजली, पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था करे। समाज सेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। राहत कैंप में मेडिकल की टीम तैनात रहेगी। जिम्मेदार अधिकारी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और जानकारी शेयर करें ताकि समन्वय बना रहे। एसडीएम ने बताया, चंबल नदी का खतरे का निशान 460 इंच है। बाढ़ का कंट्रोल रूम नगर पालिका में रहेगा। एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम तैनात रहेगी, जिनके पास जरूरत पर उपयोग के लिए 17 नाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के स्नेक कैचर के नाम, मोबाइल नंबर भी सूची बनाकर शेयर करें। गर्भवती महिलाएं जिनका डिलीवरी समय करीब है, उन्हें चिन्हांकित कर ले। जनहानि न हो इसलिए आंगनवाड़ी भवन, छात्रावास, स्कूल भवन और निजी भवन जो जर्जर है उनका उपयोग बंद करें। बाढ़ की स्थिति में कोई भी कर्मचारी मुख्यालय न छोड़े। जहां लोगों को बार बार हटाना पड़ता है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करें। उनको नियमानुसार व्यवस्था कर विस्थापित किया जाएगा। वार्ड नंबर 4 और 5 में किलकीपुरा और 56 मिला। वार्ड नंबर 6 में बालाराम की कुटिया क्षेत्र। वार्ड नंबर 7 में चंबल सागर कॉलोनी। एक टापरी क्षेत्र भी आता है। कौन सा टापरी क्षेत्र? ये 29 नंबर में। हाँ, ये 29 नंबर में टापरी क्षेत्र लिखा हुआ है। वार्ड नंबर 15 में ग्वालिया गाँव भी पाटलिया गाँव। वार्ड नंबर 27 और 28 आजादपुरा टापरी क्षेत्र और वार्ड नंबर 29 टापरी क्षेत्र। ये आपके प्रभावित होते हैं। इसके अलावा पुलिया पर संबंधित विभाग WRD से बोले, आपने मार्किंग कर ली। हमारा जो बाढ़ का जो लेवल है उसको मार्किंग कर लिया कि हमारा इतने समय के इतने मार्किंग के बाद बाढ़ मानते कि बाढ़ आ गई। कोई मार्किंग है ना साहब? पिछले साल की लगा दी है। तो ये मार्किंग एक बार फिर से देख लीजिएगा और उस मार्किंग के 1-2 फीट पहले ही आप संबंधित विभागों को कम्युनिकेट करेंगे कि जल स्तर बढ़ रहा है, कि कभी भी बाढ़ का पानी शहरों में या गाँव में हो सकता है। अभी पानी विभाग का 2-3 फीट बचे इससे पहले ही बता दीजिएगा। दूसरा आपका काम है दूसरा एक काम और रहेगा कि कोई डैम में या ऊपर से पानी गिर रहा है, उसकी सूचना भी आप देंगे कि पानी में नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। तो ये कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए ऊपर से भी। कि उस क्षेत्र में मान लीजिए एक साथ 10 इंच बरसात हो गई, तो यहाँ हमें इतने समय बाद ये पानी बढ़ सकता है नदी का, तो पहले से अनाउंसमेंट का होना चाहिए। तो उसका फ्लड लेवल ऊपर हो जाता है। दूसरा बनबरा तालाब का ओवरफ्लो आता है, तो नदी भी उस पानी को अपने अंदर लेती नहीं है, तो बैक वाटर बनता है। तो वो बैक वाटर वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 तक जाता है। बस मेजर कॉज ये है, जब नदी में फ्लड होता है, बनबरा ओवरफ्लो होता है, तो ये एरिया डूब जाता है। बिल्कुल, हम एक मान के चल रहे हैं कि फुल टैंक लेवल पे नदी चल रही है और इधर का पानी आ रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरस्वती माता फिर चंबल नदी के बैक वाटर के कारण जल भराव होता है। तो ये नायन में और इसमें पानी भरता सरस्वती माता में बैक वाटर। तो ये सब चिन्हांकन आप देख लीजिए, कुछ जो परिवार प्रभावित होंगे उनकी पहले से प्लानिंग कर लीजिए। और इसके अलावा ऊंचे स्थान कोई भी और बन गए हों, उनके स्थान पर हम चेंज भी कर दें।
व्यवस्थित तरीके से ऊंचाई पे ही हमने चयन की। गुरुकुल, अब सुन लीजिए, गुरुकुल स्कूल चंबल मार्ग नागदा, आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी सुनिएगा। जी। गुरुकुल स्कूल में हम लोग राहत कैंप मनाते हैं। सामुदायिक भवन श्रीराम कॉलोनी नागदा। जी। शासकीय विद्यालय क्रमांक 1-2 चंबल मार्ग नागदा। शासकीय कन्या विद्यालय जवाहर मार्ग नागदा। मदीना पैलेस चंबल मार्ग नागदा। ब्रजवासी प्रजापत धर्मशाला चंबल मार्ग नागदा। मेवाड़ा धर्मशाला नागदा। सत्कार भवन धर्मशाला राम सहाय मार्ग नागदा। माहेश्वरी धर्मशाला जवाहर मार्ग नागदा। कल्याण मंडपम बिरला ग्राम नागदा। अम्मालों की धर्मशाला चंबल मार्ग नागदा। ये क्या अम्बालों का डूब जाती व्यवस्था तो हो गई। राहत कैंप में ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जैसे जो लोगों को हम ठहराएंगे उनकी व्यवस्था, जैसे सोने के लिए, बैठने के लिए, ये व्यवस्थाएं कैसे करते हैं हम लोग? सर हम दरिया और उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, गड्ढे वड्ढे भी बुलवा सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था हमारी। दूसरा एक तो ये है कि पहले तो हमें प्राथमिकता ये रखना चाहिए कि जल भराव कम से कम हो, और जो भी हमारे नदी नाले हैं रास्ता रूप में साफ हो जाए। जो अतिक्रमण हटाना हो इनके हटाए बगैर पानी नहीं निकले। हम बरसात के टाइम जेसीबी से किसी को दीवार को नहीं तोड़ेंगे। अभी से अगर जो बरसात में इस तरह से पानी की उत्पादन कर रही है दीवार या मकान, उसको पहले से करें। सर बरसात नालों की तो सफाई होती है नहीं, वो लोग हमारे अभी मैं देख के आया एक नाले के पास से, अभी मैं साहब के थाने आया था, तो नीचे वाला जो रोड है रंगोली से उधर आया चेतन, तो वहाँ जो है नाले में मकान दीवार खड़ी है बीच नाले में, और वहीं एमपीडी का ट्रांसफार्मर लगा है 3 साल। एक नाला है उसमें ट्रांसफार्मर खुला है, मुश्किल से 2 मिनट पानी पड़ा। ये ट्रांसफार्मर है, उनको एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। ग्रामीण रहने की व्यवस्था तो होगी, फिर इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? सर वो सरकारी उन लोग तो देखिए लोग होते हैं, उसका तो लोग खाना अरेंज करते हैं, वो एक टाइम कर देते हैं। हाँ, मतलब देखिए पहले से प्लानिंग रखिएगा। मुझे लगता है 250-300 मकान ऐसे होंगे जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा, बाढ़ का पानी घुसता ही होगा। दोनों एरिया में आते हैं। हाँ, तो ऐसे इतने लोगों को आपको व्यवस्थित तरीके से वहाँ राहत कैंपों में रखना, और वहाँ फिर मेडिकल टीम भी लगेगी। जो राहत कैंप रहेंगे वहाँ हमारी मेडिकल टीम तैनात रहेगी। जनरली बाहर नहीं निकलते तो उससे निकालने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है? जो बाढ़ प्रभावित में मकान डूब जाते हैं वहाँ से लोग आगे तब तक नहीं करते। मेरा अभी तक हो गया है, जब इस बात की आशंका उत्पन्न हो जाती है कि ये पानी बढ़ जाएगा और ये लोग आएंगे, तो पहले हमारे एरिया में अनाउंस करा, फिर हमारी जो स्वास्थ्य टीम रहती है, हमने अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगा दी, पूरी टीम बना रखी है अलग अलग। ये सब मेरा ये कि पहले हम बाढ़ प्रभावित एरिया में अगर कोई भी नहीं निकला तो हमें अपराधिक प्रकरण को पंजीकृत करेंगे कि आप आपके साथ साथ जान माल का आप खुद भी जोखिम उठा रहे हैं। तो एक बाढ़ प्रभावित एरिया में हम घूम करके कि अगर जैसे ही यहाँ तक पानी आए आप अपना मकान स्वतः खाली कर देंगे, पहले से हम लोग उनको कन्वे करेंगे। नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, मंदिर में लोग फंस गए थे ऊपर, तो उन्होंने पूरी रात मंदिर की छत पे बैठ के निकाली। इसीलिए मैं WRD को बोल रहा हूँ कि पानी का जैसे ही हमें फ्लड बढ़ने का ऊपर से संकेत मिलता है, सूचना मिल जाए, हमें प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट सिस्टम हमारे पूरे नगर में घुमाना पड़ेगा कि तत्काल ये एरिया खाली कर दीजिएगा, जलस्तर बढ़ सकता है। खास तौर से जैसे वो हनुमान मंदिर में मैं गया हूँ, वहाँ निश्चित रूप से पानी भरता होगा। ऐसे जगह बहुत ज़्यादा बारिश होने पर सर रूटीन में नहीं होता है, पर उस दिन सर एक ही दिन में 11 इंच बारिश हुई थी, तो इस कारण से अनकंट्रोल हो गया। एक हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे सारे अधिकारियों का, जिसमें कितना पानी किस क्षेत्र में गिरा उसका डेली का आपको अपडेट होता रहेगा, है ना। तो नीचे वाले क्षेत्रों में खुद हमें इन्फॉर्म करेंगे कि इस क्षेत्र में कितना पानी बढ़ सकता है। जैसे मैं होशंगाबाद में था, तो होशंगाबाद और नसरुल्लागंज में था, तो वहाँ 7 डैमों का पानी आता है। 7 डैमों का सिस्टम ऐसे बना रखा था, किसी भी डैम से जितना पानी बढ़ा है, तो जैसे तवा डैम का पानी छूटता है तो नसरुल्लागंज में आग जाती है, उसको 13 घंटे लगते हैं। 13 घंटे में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, 13 घंटे में ये पानी आएगा, कितना लेवल बढ़ेगा।
ये चंबल में भी ऐसी व्यवस्था है क्या कहीं डैम कहीं चंबल में ऊपर कहीं डैम नहीं है, इसलिए अच्छा है। हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो थोड़ा ज़्यादा कोई डैम नहीं है, छोटे छोटे तालाब हैं, जैसे अपना मनमना तालाब ओवरफ्लो होकर फिर जाता है। इस तरह से नगर पालिका में हमेशा बनता है, बन रहेगा। वहीं आपका जो हमारे SDRF और NDRF का जो भी हमें मिलता है वो वहीं रहेगा। जरूर रहेगा तब वहाँ पर फोन की बात हमने रेडलाइन वगैरह सब कर दी। अच्छा नाव वगैरह था रखी वो आपके पास में? तो लेके आते हैं नाव तो हमारे पास जो नाव नहीं है हमारे पास। ना, वही लेके आएंगे उनके पास है, कमांडेंट होमगार्ड के पास है सब, वो लेके आएंगे। और दूसरा अपने यहाँ संसाधन जो जो है बस सर यहाँ पर मोटर बोट की एक कमी है, बाकी JCB पोखले कमांडेंट के पास में 17 नाव हैं, वो लेके आएंगे। मेरी बात हो गई होगी। दूसरा ये है कि हमें कई बार JCB पोखले खास तौर से पेड़ वेड़ काटने के लिए आराम मशीन वगैरह जो कटर रहते हैं वो ये वो सब है सर, वो सारे साधन हैं। बस सर दिक्कत ये है कि जो नाव है वो अगर इंजन वाली हो तो आसानी रहती है, क्योंकि पानी का फ्लो रहता है और ये इन नाव से हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कमांडेंट की पूरी टीम रहेगी, वो नहीं जैसे करेगी। ही चम्मच तेज रहती है। दूसरा आपके पास में एक स्थानीय गोताखोर भी है, स्थानीय गाँव भी है, से एक बार उनकी मीटिंग भी ले सकते हैं। स्थानीय लोग हमें बहुत काम आते हैं। बाकी जो NDRF टीम रहती है, कमांडेंट की टीम रहती है, वो इसकी मदद हमें नहीं कर पाती है। स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छे समझते हैं, उनसे नहीं कर पाया। अभी तक मैंने जो देखा है कि स्थानीय लोगों ने ही लोगों को बचाया। तो हमारे यहाँ स्नेक केचर होंगे पकड़ने वाले, सांप पकड़ने वाले, उनकी भी सूची रखिएगा। जनरली बाढ़ के समय नदी नालों में होकर सांप इधर उधर घरों में घुसते हैं, तो कहीं से भी कोई सूचना है तो उनके नंबर आप डिस्प्ले करके पब्लिक में भी दे सकते हैं कि यहाँ इनको संपर्क है। एक दो लोग हैं हम लोग उनके नाम तो उनकी जानकारी भी सभी को हो जाए। स्वास्थ्य विभाग से यही है कि पहले से स्टॉक रहे वहाँ ये नम वगैरह जो भी है उनके पास में। खाद्य के लिए ऐसे 3 महीने का हम लोग खाद्यान्न एडवांस में अभी से जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होता है 3 महीने का पूरे वर्षा काल का हम इकट्ठा दे रहे हैं संबंधित को। दिक्कत ये जाएगी कि अगर किसी के घर में पानी घुस गया तो उसके पास पूरा खाद्यान्न रहेगा इकट्ठा, वो भी नष्ट हो सकता है। तो मेरा ये निवेदन है कि हमें ऐसी नौबत नहीं आए कि वहाँ से उन्हें बाढ़ में पानी घुसने के बाद रेस्क्यू किया जाए। संभावित अगर हमें लगना है तो उन्हें पहले से विस्थापित करके अलग किया जाए, और जो वास्तव में अतिक्रमण करके जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं उनको हटाया जाए, उनको विस्थापित किया जाए। मैंने इसलिए बुनियादी करते हैं, हमारी टीम जाती है सर। पिछली बार ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर लीजिएगा जो बाढ़ किनारे हैं, नहीं हटते हैं, अगली बार में अतिक्रमण तोड़वा दीजिए। सर पिछली बार भी सर हम लोगों ने कुछ लोगों को मतलब उठा के निकाला। हम इतना रिस्क नहीं उठाएंगे, अगली बार अतिक्रमण करके उसको हटवा दीजिए। नाली का इसमें अतिक्रमण हटाया जाए, चिन्हांकन कर लीजिए। मैं स्पष्ट बात है, अगर नहीं हटते हैं ये थोड़ा सा ना जैसे पानी भरना शुरू हो सर, अपन सख्ती से हटाएंगे तो हट पाएंगे, नहीं तो लोग नहीं मानते हैं सर। तो क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पानी भरना शुरू होता है, फर्स्ट फ्लोर तक चले जाते हैं। बोले सब हमको ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि जब 1 साल पहले जब तेज बारिश हुई थी तो उन्हें लगा कि 2-3 फीट तक ही भरेगा और अल्टीमेटली 9 फीट पानी चढ़ गया था। दूसरा आपको प्लान करना चाहिए। हम राहत बांटने के लिए, राहत शिविरों में भेजने के लिए नहीं है, आपको प्लान करना चाहिए कि जो जल भराव ग्रस्त क्षेत्र है उनको कहाँ विस्थापित कर सकते हैं। मैंने पूरे 3 गाँव होशंगाबाद में 3 गाँव विस्थापित करके आया था, जो पूरे तरह से भेजा थे। हम हर बार थोड़ी जाकर उसको करेंगे सर। हमारी पूरी व्यवस्था रहती है राहत शिविर में पीने के पानी। राहत शिविर की बात नहीं, स्थायी विस्थापन की कार्रवाई आपको तैयार करके कहीं ना कहीं अभी नहीं होगा। सिफारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में कभी तैयार करिए। ये हमेशा का नहीं कर रहा। आप लोगों को फैक्ट्री से खाने की व्यवस्था भी हो जाती है, उनके लंच पैकेट, फूड पैकेट आ जाते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है, बिस्तर गद्दे, टॉयलेट्स वगैरह सब उनका धर्मशाला है, उनकी सारी व्यवस्था है। वो 1-2 दिन में आप कर लीजिएगा। सभी के जो 5-6 लोगों का मैं नंबर ग्रुप बनाने की बात कर रहा हूँ, उसमें सचिव रोजगार सहायक अनिवार्य रूप से रहेंगे। तो उनको पहले से बता दीजिएगा बाढ़ की स्थिति पर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही लगता है बरसात की स्थिति। सबसे पहले मेरी सूचना सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से ही मिलना चाहिए। सर आज आपका प्रबंधन की बैठक आप क्या नया अपडेट है?
और आज पूरे अनुभाग के हमने बाढ़ आपदा के संबंध में सारे अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी। जनरली यहाँ चंबल, गंभीर और शिप्रा तीनों नदियाँ हमारे अनुभाग क्षेत्र से बहती हैं। कुछ नाले भी हैं। इन बड़ी नदियों का पानी बैक वाटर के रूप में नालों में आता है। इससे जल भराव की स्थिति नगर में खास तौर से उत्पन्न होती है। कांगड़ा नगर में राहत कैंप भी हमें आयोजित करना पड़ता है। इसको लेकर के सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग आयोजित की गई थी। सभी को निर्देश जारी किए गए हैं किस तरह से जनहानि को रोका जा सके, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हो, इसके लिए पूर्व तैयारी सभी विभागों के साथ हम लोग कर रहे हैं। और यही रहेगा कि राहत कैंपों में प्रॉपर व्यवस्थाएं रहें और कोई भी आवागमन के जो मार्ग हैं पूर्व से ही बंद हो जाएं, ताकि बाढ़ की स्थिति में कोई भी नदी नाले क्रॉस पानी की स्थिति में नहीं रहे। तो नाले किनारे जो अतिक्रमण करता है उनको हटाने की परमिट चलेगी। देखिए, अभी बारिश का समय है। इस समय किसी को बेघर करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। मैंने नगर पालिका को निर्देशित किया है कि जो जल भराव ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका चिन्हांकन करें। अगर हमेशा ही जल भराव होता है तो उनके विस्थापन की प्रक्रिया करें। सर, नगर पालिका द्वारा कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी किया गया है सर, वो क्या हमेशा चालू रहता है सर, या आपने उसको टेस्ट करा? 15 जून के बाद हमारा कंट्रोल रूम चालू करने का प्रावधान है। हर साल जो बारिश के पहले 15 जून से हम लोग एक कंट्रोल रूम स्थापित करते हैं। वो 24 घंटे चालू रहता है और 3-2 कर्मचारियों की स्थायी रूप से ड्यूटी रहती है। सर, शहर के 64 ब्लॉक के अंदर एक परिवार को पानी में से रेस्क्यू किया गया था, उस बंदी पर कोई चर्चा नहीं हुई इसके अंदर सर। इस बार मैंने ये दिया कि रेस्क्यू करने की नौबत नहीं आए। पूर्व से ही तैयारी हम इस तरह से करें कि अगर जिस घर में पानी भरा रहा है या दूर प्रभावित जो क्षेत्र है, पहले से ही अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह करके कोई भी उस क्षेत्र में नहीं जाए, उसके लिए हम पहले प्रयास करेंगे। सर, जो इंदिरा कॉलोनी उसने 12 फीट पानी भराया था, अवैध कॉलोनी कटी हुई है वहाँ पे, तो उसमें पहले बात हुई थी अवैध कॉलोनी काटने के खिलाफ कार्रवाई होगा। आज तक कार्रवाई नहीं हुई सर, तो ना कोई वहाँ पे कोई व्यवस्था हुई, तो पानी तो फिर भी घुसेगा। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसके विस्थापन के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिसने भी कॉलोनी अगर अवैध कॉलोनी काटी है, निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इसको देखेंगे। सर, आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक थी, इसका स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। लास्ट के आखिरी 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचे, क्या उनके ऊपर आपको? देखिए, डॉक्टर साहब की भी यहाँ कमी है डॉक्टरों की। अभी डॉक्टर साहब ने खुद बताया है कि वो एक अर्जेंसी केस आ गया था, उसमें थे, इसके बाद वो आए हैं, उनको सब समझा दिया गया। जनसुनवाई की अनदेखी करते हैं स्वास्थ्य विभाग, कभी नहीं आते जब स्वास्थ्य विभाग आते ही नहीं। देखिए, दिक्कत तो है, हमारे पास केवल 4 डॉक्टरों की डॉक्टर वाले नहीं सर, दूसरे कर्मचारी भी चले आते थे। सीधे बहुत सारे कर्मचारी हैं वो आते थे और डॉक्टरों को बता देते थे। ये तो जनसुनवाई को कोई महत्व नहीं देते। हम बीएमओ के साथ में एक बार बैठक करके इसकी व्यवस्था करेंगे।